प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हम तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं और तुम उसका नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम जाना चाहती थी ना यहां से? जाओ, चली जाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। जाओ। अगर आप ये पहले ही कह देते, लेकिन आप सरकार हैं। जब जी चाहा उठा लिया, जब जी चाहा निकाल दिया। तुम सच में चली जाओगी, लेकिन कहाँ? पता नहीं, दरवाजे तो बंद हैं ही, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है सरकार। जानती तो नहीं हूं, लेकिन सुना है मैंने। अगर हिम्मत होगी तो जी लूंगी, और अगर हिम्मत होगी तो मर जाऊंगी। लेकिन यहां नहीं रहोगी, यही ना? यहां रहूं तो कैसे? इस घर में कैद? क्या समझूं मैं अपने आप को? मालकिन। क्या? हाँ हाँ माला, मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया था कि मैं सचमुच तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हें कोई बांदी या रखेल बनाने के लिए नहीं लाया था, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुझसे शादी कर लो माला। शादी? और आपसे? आजा दोस्त, आजा आजा ना। अरे मूर्ख, दोस्तों अगर गद्दारी करता है ना, दोस्त गद्दारी नहीं करते। ऐसी गद्दारी तो बड़े आदमी करते हैं। साहूकार, जमींदार, वो लोग करते हैं गद्दारी। दोस्त गद्दारी नहीं करते। अपनी औकात को मत भूलना। ये बड़े आदमी सबको जानवर समझते हैं। उनकी नजर में सब जानवर है। भूलना मत,
भूलना मत। हम हम मजदूर हैं, आदिवासी हैं, इसलिए जानवर है। जानवर गधा, जानवर मजदूर नहीं, मजदूर है ना, मजदूर। काम कर, कुदाल उठा, कुदाल उठा, हल चला। दोस्त, धनुष धनुष तेरा नहीं है, धनुष तेरा नहीं है। प्यार करने का हक तुझे नहीं है, नहीं है। जानवर है ना, जानवर। अभी तक नहीं समझा, अभी तक नहीं समझा। ये ले, अभी तक नहीं समझा मूर्ख। हम कीर्ति हैं, हम आपसे बाल बनाने आए हैं। आप बाल बहुत खूबसूरत बनाती हैं ना? आपको कैसे मालूम? हम देखते हैं छुप छुप कर। पहले तो आप बहुत रोती थी, लेकिन अब? बहुत चालाक हैं आप। वो तो है ही। बनाइए ना हमारे बाल। कीर्ति, अरे तुम यहां हो? ये हमारी छोटी बहन है। जन्मते इनकी मां का देहांत हो गया था। न इन्होंने अपने पिता को देखा है और न ही मां को। अब इनके जो कुछ भी हैं वो हम ही हैं। हम तुम्हें चाहते थे, चाहते हैं। चाहत? आपकी चाहत एक शिकारी की चाहत है सरकार। ठीक कहती हो तुम। यही हमारे खून का तकाजा है। यही हमने सीखा है। जो चीज चाहो उसे छीन लो, उठा लो। हमें तो प्यार करने का तरीका तक नहीं मालूम। प्यार? आप और प्यार, शायद आप हवस को प्यार कह रहे हैं सरकार। हवस पूरी करने के तरीके हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि यह हवस नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो। मैं जानता हूं मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूं। सरकार,
को देखने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए यहाँ आई हूँ। अरे आप हंस क्यों रही हैं? लोग तो जानवरों को देखने आते हैं जंगल में, फिर आप यहाँ कैसे आ गई? आपके हालात, आपके रहन सहन के बारे में लोगों को काफी दिलचस्पी है। मैं आपके बारे में लिखूंगी। लेकिन उससे क्या फायदा? उससे लोगों को आपके बारे में जानकारी मिलेगी, वो आपकी समस्याएं समझेंगे और शायद वो आपकी मदद भी करें। दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए भला कोई कुछ क्यों करेगा? देखिए, मैं एक विदेशी मैगजीन के लिए लिखती हूँ जो दुनिया भर में पढ़ी जाती है, और ऐसी कई संस्थाएं भी हैं जो लोगों की मदद करती है। हो सकता है उनमें से कोई यहाँ कर काम करना शुरू कर दे। लेकिन 2 दिन यहाँ रहकर तुम क्या जान पाओगी जो दुनिया को बताओगी? देखो बहन, हमारी मेहमान बनकर आओ, हमारे साथ रहो, समझो हमें, फिर चाहे हमारे बारे में जो कुछ लिखो। सुझाव तो अच्छा है, अगले साल मैं जरूर कुछ ऐसा करूँगी। तो आप यहाँ जंगल में ठेकेदारी का काम करते हैं? जी हाँ, कई सालों से यही हमारा धंधा है। सरकार से ठेका लेना और पेड़ काटना, यही हमारा काम है जी। आपके सारे मजदूर इसी गांव के हैं? हमारी बदौलत इस गांव वालों को मजदूरी मिलती है जी, वरना इस गांव में था ही क्या, भूख और बेरोजगारी। आप इन्हें मजदूरी क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं, ये क्या कम है जी? लेकिन इसके भी तो कुछ कायदे कानून हैं। लेकिन यहाँ के कायदे कानून हम खुद बनाते हैं जी। यहाँ के मजदूरों ने आपके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई? आप इन आदिवासियों को नहीं समझते हैं जी, ये लोग अनपढ़ और नासमझ हैं। आज के वक्त से बाहर की दुनिया से इन्हें कोई सरोकार नहीं है जी। ना तो ये काम करना जानते हैं और ना ये पैसे की जरूरत को समझते हैं। प्यास लगने पर कुआं खोदने वालों में से हैं ये लोग। जब तक पेट में आग नहीं लगती ये लोग काम तलाश नहीं करते। क्या सचमुच ऐसा है या आप ऐसा मानते हैं? आपकी चाय। निकल, कौन है तू? कहाँ से आया तू? निकल, हाँ, होगा, निकल। कहाँ से आया तू? किसकी आत्मा है तू? निकल। होगा, निकल, कौन है तू? निकल, क्या हाल कर रखा है? कौन है तू? ऐसे स्टॉप इट, बंद करो ये बकवास। निकल, भगवान का डर नहीं तुझको, नास्तिक कहीं का। इन सब चीजों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखो, इसमें आप लोग बाधा ना डाले ना तो ही अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आप तो समझदार हैं चाचा जी, रोक लीजिए ये सब। ये क्या हाल कर रखा है तुम लोगों ने गौतम का? चाचा जी आप रोकिए ना इसे। अरे बेटा मैं समझा के हाल किया इसको। अरे इसी में इसकी भलाई है। निकल, समझ तुझको श्राप देता हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? होश में आइए माँ जी, गौतम पर कोई भूत सवार नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी का शिकार है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं वादा करती हूँ गौतम को ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। हे भगवान, तेरा भूत तो मैं घर चल के उतारता हूँ, पहले मैं इसको खोलता हूँ। बेटा बात ऐसी है कि सभी लोग शहर की तरफ भागते हैं। आजकल गांव आना कौन चाहता है? क्या यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम्स हैं? नो प्रॉब्लम्स, नॉट एट ऑल। व्हाट अबाउट द क्राइम हियर? अपराध तो नहीं के बराबर हैं। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पीकर लड़ लिए, और अगर बात बढ़ भी जाती है तो हम तक कहाँ पहुँच पाती है। इनकी पंचायत है, वही मामला निपट जाता है। और कोई चोरी, कोई डकैती? चोरी नाम की तो चीज ही नहीं जानते गांव वाले। दरवाजों पर कभी ताले देखे हैं आपने? वो दरवाजे तो सिर्फ ठंड से बचने के लिए लगाए जाते हैं।
और बाहर वाले जैसे कि जमींदार? अब जमींदार कहाँ रहे, जब तक थे सरकार माने जाते थे। पुलिस की क्या हिम्मत थी कि उनको हाथ लगाए। यही लोग हथियार लेकर निकल पड़ते थे उनको बचाने के लिए। और कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर वो तो भला आदमी है। I see. नो, आई मीन इट। मुझे ताज्जुब है, सारी दुनिया जंगलों को बचाने के चक्कर में है और एक आप हैं कि... मैडम, जंगल और इंसान के बीच एक अटूट रिश्ता है। समस्या तो तब पैदा होती है जब प्रकृति और इंसान के बीच का तालमेल बिगड़ने लगता है। आज की स्थिति ऐसी है कि आपको एक भी पेड़ नहीं काटना चाहिए, नॉट अ सिंगल वन। ये उतना आसान नहीं जितना आप समझती हैं। क्या आप जानती हैं कितने लोगों की रोजी रोटी इन जंगलों की कटाई पर निर्भर है? देखिए, ये सोचना तो बिल्कुल गलत है। आपको कुछ कड़े फैसले करने होंगे। अभी आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ सालों बाद आप सारे देश को बंजर और उजड़ा हुआ पाएंगे। हम जंगलों की अहमियत को अच्छी तरह से समझते हैं और अपने हालात को भी, लेकिन अमल में नहीं ला पाते। अपनी राय बनाने की आजादी आपको तो है ही। लेकिन मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। कुछ मामले पेचीदा होते हैं, उन पर अलग अलग तरह से सोचा जा सकता है, एंड ईच ऑफ द ओपिनियंस कैन बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट। लेकिन यह जरूरी नहीं कि दो राय एक हो। दीदी, हमने रेडियो तो सुना है, उसे देखा भी है, लेकिन ये क्या है? क्यों, ये तुम पहली बार देख रही हो? हाँ। अरे शहर जाओगी तो ऐसी सैकड़ों चीजें पहली बार देखोगी। मैं क्यों शहर जाऊंगी? क्यों? शहर जाकर तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। अब क्या सीखूंगी, इतनी बड़ी हो गई हूँ। अरे बहुत कुछ सीख सकती हो, लगन चाहिए। सिर्फ लगन से क्या होता है, हालात का भी तो साथ चाहिए। हमारे गांव से कौन सीख पाया है? सिर्फ एक गौतम। इस गांव की हवा का रुख अगर किसी ने बदला है तो वो गौतम ने। लेकिन वैसे तो इस गांव में करने को बहुत कुछ है। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन परेशानियां सैकड़ों हैं दीदी। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर तक नसीब नहीं होता। बूढ़े ही नहीं, बच्चे जवान सब वक्त से पहले ही मर जाते हैं। दरअसल इस गांव को एक अस्पताल की बहुत जरूरत है, चाहे छोटा सा क्यों न हो। अस्पताल यहाँ? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। कम से कम कई लोगों को मरने से बचाया जा सकता है, और बीमारियों का इलाज करने से बेहतर है कि उनकी रोकथाम की जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। काफी कुछ तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर जरूरत है तो सिर्फ थोड़ी मदद की। मैं आपकी मदद करूंगी दीदी, पूरी तरह से। शहर जाओगी? शहर? मैं कैसे जा सकती हूँ गांव छोड़कर? और फिर आप तो जानती हैं दीदी, मेरी कितनी जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूं तो? गौतम की फिक्र तुम मत करो सांझा। उसकी देखभाल ही नहीं, उसका इलाज भी मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा वादा है।
अब कैसी तबीयत है गौतम? काफी ठीक है। मन में कोई उलझन, कोई परेशानी? नहीं, अब तो मैंने काम भी शुरू कर दिया है। वेरी गुड। लेकिन दवाइयाँ तो तुम्हें अभी काफी दिनों तक लेनी पड़ेंगी। मुझे मालूम है डॉक्टर, मैं दवाइयाँ जरूर लेता रहूंगा। और अगर कोई परेशानी हो तो कहने में झिझकना नहीं। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। काम इतना है कि और कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। पिछली सारी यादें जैसे धुंधली पड़ चुकी हैं। कीप इट अप। थैंक यू डॉक्टर। शायद मैं अपनी उलझनों का बवंडर बना रही हूँ। आप तो जानते हैं कि ये गांव हमारी जिम्मेदारी में आता था। मेरे भैया को यहाँ के लोग सरकार कहा करते थे। और आज यही हम पनाह लेने आए हैं। पनाह? पनाह और कोई जगह नहीं बची है हमारे पास। खानदान का नाम, अदब और शिक्षा, बस इतनी ही मिल्कियत है हमारी। जो भी कुछ था भैया ने अय्याशी में उड़ा दिया। बचा खुचा खर्च हुआ उनके इलाज में और मेरी पढ़ाई में। अब यहाँ आए हैं क्योंकि ये भाभी का गांव है। उनकी कुछ जमीन है यहाँ पर। तकलीफ तो होती होगी तुम्हें इस बात से। आप समझ नहीं रहे रमन साहब, मेरे परिवार ने बहुत जुल्म किए हैं इस गांव पर। भाभी को भी यहाँ से भैया जबरदस्ती उठा कर ले गए थे। उन गुनाहों का बोझ मुझ पर भी तो है। मुझे तो यहाँ आना चाहिए था उन पापों को धोने के लिए। वो तो तुम कर ही रही हो उनके स्वास्थ्य के लिए। वो सब एक झूठ है, एक भयानक झूठ। अगर मेरी अपनी जरूरत ना होती तो क्या ये सब मैं कर पाती? और अब भी कितने दिन कर पाऊंगी मैं ये सब? देखो कीर्ति, हालात इंसान खुद तय नहीं करता। कम से कम एक अकेला इंसान तो कभी नहीं। कसौटी तो यह है कि थोपे गए हालात में इंसान क्या करता है। और मेरे ख्याल में तुम उस कसौटी पर पूरी खरी उतरी हो। बिलीव मी। कितना अच्छा लगता है आज तुम हंस रहे हो। हाँ कीर्ति, ये हंसी तो तुम्हारी ही दी हुई है। इस हंसी को पल पल जिया है मैंने। नहीं गौतम, ये हंसी तो तुम्हारी शख्सियत है। मैंने तो सिर्फ उस पर जमी हुई काई को हटा दिया है। तभी तो मैं अपने आप को देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ। ऐसा लगता है कीर्ति जैसे मन के सारे अंधेरे दूर हो गए हों, जैसे मुझे एक नया जीवन मिल गया हो। मुझसे कुछ कहना चाहती हो भाभी? क्या मतलब? मैं तुम्हारे तेवर अच्छी तरह समझती हूँ, बचपन से देखते आई हूँ। मजाक छोड़ो कीर्ति, ये बताओ तुम्हारा गौतम के साथ क्या रिश्ता है? वो मेरा पेशेंट है भाभी, और दोस्त भी। सिर्फ दोस्त या कुछ और भी? ये तो अभी तक मैं भी नहीं जानती। तुम काफी समझदार हो। अपने फैसले खुद करने का तुम्हें पूरा हक है। लेकिन ऐसे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। काफी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लड़खड़ा जाओ। भाभी, इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर हो सकता तो मैं उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के ही पास भेजती, लेकिन उस दिन उस ओझा के हाथों उस पर फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रहा। एक बात याद रखो कीर्ति,
जरूरत की बुनियाद पर खड़ी दीवारें बहुत जल्दी ढह जाती हैं। तुम्हारी दुनिया और उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। फिलहाल तुम उसकी दुनिया में हो, क्या तुम उसे अपनी दुनिया में ला सकोगी? फिक्र तो इस बात की है कि इस रिश्ते से चोट या तो तुम्हें पहुंचेगी या गौतम को। ठेकेदार, ये सब क्या तमाशा हो रहा है? अपने आदमियों को समझा ले। अगर इन्होंने अब गांव में घुसने की कोशिश की या गांव वालों को जबरदस्ती काम पर लाने की कोशिश की तो इनकी टांगें तोड़ दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हकीकत है ठेकेदार। अब ये लोग तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? अब हमने अपनी सोसाइटी बना ली है, अब हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, 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 नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये सारी बदमाशी तुम्हारी है? एक न एक दिन तो ये सब होना ही था। चलो, पूरी भी सब बांधो अपना, चलो यहाँ से। कम ऑन, पैक योर बैग्स। सारा सामान उठाओ और फेंको इसका। गेट आउट। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप देख क्या रहे हैं जी? कुछ करिए जी। इस बार कानून और लोग दोनों तुम्हारे खिलाफ हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। देख लूंगा मैं तुम सबको। ये मैंने बहुत अच्छा किया गौतम, जो शहर चली गई। काफी कुछ सीखा होगा। कब से चाहती थी मैं कि इस गांव के बाहर की दुनिया को देखूं, समझूं। पहली बार मौका मिला गौतम। बाहर की दुनिया देखने में पता चला कि अपनी दुनिया कितनी छोटी है ना? और जानते हो गौतम, कीर्ति दीदी जिद न करती तो मैं कभी न जाती। मैं जानता हूँ। उन्होंने वादा किया था कि मेरी गैर हाजिरी में वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। देख रही हो ना, अब तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। चमत्कार सा लगता है, वरना मेरे जाने से पहले तो तुम इतने। हाँ संजा, तब तक तो मैं अपने महुआ की मौत ने तो मेरे सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया था। तुम तो जानती हो कि मैं अपने आप को महुआ की मौत का जिम्मेदार समझता रहा। जिस मकसद को लेकर मैं चला था उसी से भागने की कोशिश करता रहा। आज मैं जो कुछ भी हूं वो कीर्ति की कोशिशों का नतीजा है। वैसे तो हमारा रिश्ता डॉक्टर और मरीज जैसा भी नहीं रहा। अब तो हम दोस्त हैं। संझा, तुम रो रही हो? नहीं गौतम, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। और फिर कीर्ति दीदी जैसी साथी मिल जाए तो बस। भाभी, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। क्यों? उसमें उलझन की तो कोई बात ही नहीं। इस मौके के लिए तो कब से तरस रही थी तुम। उस बात को लगता है अरसा हो गया है। नहीं कीर्ति, सिर्फ चंद महीने। मैं परेशान हूँ भाभी, और तुम मजाक कर रही हो। मजाक? नहीं कीर्ति, आज तक मैंने तुम्हारी किसी भी बात को मजाक बनाकर टाला नहीं है। फिर बताइए ना भाभी, मैं क्या करूं? इसका फैसला तुम्हें खुद ही करना होगा कीर्ति। ऐसे मौके तुम्हारी जिंदगी में कई बार आएंगे जब तुम चुनाव करना नहीं चाहोगी, फैसलों से डरोगी। हर एक को ऐसी घड़ियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय हम अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, फैसले किसी और के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि फिर इन फैसलों के नतीजों से कतराना आसान होता है और अपनी गलतियों के लिए किसी और को दोषी ठहराना भी। ये इल्जाम मुझे मत दो कीर्ति। मुझे तुम्हारी नफरत
मंजूर नहीं, कतई नहीं। तुमने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया भाभी। नहीं कीर्ति, शायद आज तक मैंने ही तुम्हें बचपन से कभी बाहर निकलने का मौका नहीं दिया, या यूं कहो कि जोर नहीं डाला कि तुम सच्चाइयों का सामना कर सको। और आज अचानक सारा बोझ मुझ पर डाल रही हैं आप। कैसे झेल पाऊंगी मैं? आप जानती हैं भाभी, ये स्कॉलरशिप पाने के लिए मैं उतावली थी। अगर यहाँ आने से पहले, मगर अब यहाँ आ ही गई हो तो वही तो समस्या है भाभी। देखो कीर्ति, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी। वक्त के साथ साथ हालात के तकाजे बदलते हैं, बदलते हुए नजर आते हैं। कुछ मामले सुलझते हैं सिर्फ वक्त के साथ। बेसब्री से काम लेने से कुछ हाथ नहीं आता। जो सब्र करना जानते हैं वही बच पाते हैं। क्या तुम सचमुच चली जाओगी? जाना तो होगा ही, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ, ये भी सच है। अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मेरे जाने से खुश नहीं हो। मेरे लिए भी ये फैसला आसान नहीं था। जिस पढ़ाई के लिए मैं जा रही हूँ वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो मैं जानता ही था कि तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई हो, लेकिन पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर पाया इस बात को। मैं जानती हूँ गौतम, तुम मुझे चाहते हो। मैं तुम्हें दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं दे पाई और नहीं दे पाऊंगी। कम से कम इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। कुछ अपनी उलझनें सुलझानी है, उसके लिए मौका भी चाहिए और वक्त भी। क्या मैं तुम्हारे लौटने की उम्मीद कर सकता हूँ? हाँ, भाभी यहाँ है तो मिलने तो आऊंगी ही। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब तो तुम्हारे रहने से था। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करती गौतम जिसे निभाना मुश्किल हो। और कौन जानता है, कुछ सालों बाद तुम्हारे जज्बात मेरे लिए ऐसे ही रहे। सवाल तो है अपनी अपनी मंजिल पा लेने का। जरूरी नहीं कि रास्ते एक हों। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। ठेकेदार साहब, ये आपकी गिरफ्तारी का वारंट। गिरफ्तारी? ये क्या कह रहे हो जी? नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वारंट निकल चुका है। कुछ भी करिए इंस्पेक्टर साहब, बस इस बार संभाल लीजिए जी। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। इल्जाम महुआ के खून का है और बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। शुक्र कीजिए मैं आपको हथकड़ी नहीं लगा रहा। चलिए मेरे साथ, कम ऑन। तुम लोगों को क्या परेशानी है? वैसे भी कितने दिन रही हूँ मैं यहाँ? बात दिनों की गिनती की नहीं है दीदी। आपके आने से तो इस गांव में नया जीवन शुरू हुआ है। तब तो मेरा काम खत्म हो गया। मेरे जाने में कोई खत्म नहीं, शुरू हुआ है। अभी तो बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ हमेशा बाकी ही होता है। आपसे बहस में कोई जीत पाया दीदी, लेकिन हमसे ऐसी बहस मत करो। तो और क्या करो? तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो सांझा। देखो सांझा, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। क्या तुम मुझे वो जिंदगी जीने नहीं दोगी? लेकिन हमारी तरफ भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी। हमें यूं ही छोड़ के चल देंगे आप? संझा, जाने दो उसे। गौतम, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ संझा, हवा का झोंका ताजगी तो जरूर लाता है, लेकिन ठहरता कहीं नहीं।
गौतम, संध्या, प्लीज मेरी मुश्किलें बढ़ाओ मत। देखो, काम चल रहे हैं, चलते रहेंगे। एक मेरे जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम राम ठकुराइन। आओ फौजी, बैठो। या नहीं, ऊपर बैठो। नहीं, यहीं यहीं ठीक है। यहीं अपनी औकात से यहीं ठीक है। जैसा तुम चाहो। तुमने फौज की नौकरी की या नहीं? नहीं, वो नौकरी अपनी पहुंच से बाहर ही थी। क्या आप भी तीर कमान चलाते हो? दिल बहलाने के लिए चलाता हूं कभी कभी। कभी कभी मालकिन। मालकिन? मालकिन ठकुराइन, तीर पर तीर चलाए जा रहे हो और कोई निशाना नहीं बचा है क्या? सारे तीर मुझ पर ही क्यों? क्या जुर्म किया है मैंने? मैं खुद भी तो शिकार थी। जुल्म मुझ पर हुआ था, जबरदस्ती मेरे साथ की गई थी। फिर भी ताने मुझ पर कसे कसे जा रहे हैं। क्यों? मेरे आने के बाद न किसी ने मेरा हाल पूछा, न ही मुझसे हमदर्दी जताई, नहीं जानने की कोशिश की कि मेरे इतने साल कैसे गुजरे। किसी को परवाह तक नहीं कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। दिन रात कितने जहर के प्याले पिए होंगे मैंने। और आज इस मुजरिम के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। मैं पूछती हूँ क्यों? क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? हाँ, मैंने ठाकुर निर्मल सिंह से शादी की मैंने। उसके रखेल तो नहीं बनी मैं। शादी नहीं करती तो करती भी क्या? और क्यों ना करती शादी? इज्जत दी उसने मुझे, दिल से चाहा। और चारा भी क्या था? मैं करती भी क्या? एक अकेली औरत ठाकुर निर्मल सिंह की हवेली में कैद। कोई मेरी मदद के लिए आया? तू आया? कोशिश तो करता, तू मर भी जाता तो तेरी जिंदगी भर पूजा करती मैं। लेकिन तू पियक्कड़ बन बैठा।
मैं पूछूं, हमेशा सारे दाग औरत पर ही क्यों लगाए जाते हैं? तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तू मुझे बचा न सका, छुड़ा न सका। अपनी कायरता छुपाने के लिए ये सब कह रहा है ना तू मुझे? जाओ फौजी, जाकर कह दो गांव वालों से कि माला को भूल जाए। मैं ठकुराइन हूँ और ठकुराइन बनकर रहूंगी।